Matters raised with permission. Shri Pramod Tiwari seeks to raise an important issue of hate speech in the country. I am sure your input would generate soothing response, wholesome ecosystem, That and I always rightful do, consideration. sir. That I always do. Please go ahead. मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में सबको अपनी आस्था के अनुसार धर्म के विश्वास के पालन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, परंतु कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। मैं उसी संदर्भ में मैंने ये प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूँ कि इसे दलों से ऊपर उठकर इस संवेदनशील विषय पर हम विचार विमर्श करें। मानवर आईपीसी की धारा 295, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पूर्व नियोजित ढंग से अगर किसी की धर्म और आस्था पे प्रहार किया जाए या दुरुपयोग किया जाए तो फिर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा कायम होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, मैं आपको विधि आयोग की लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके अनुसार 2014 में कुल देश में 3 से 23 प्रकरण थे। 2020 में ये बढ़ गए 6 गुना और हो गए 1804 1804। 2022 में 1500 अभी तक हो चुके हैं, अंत तक ये संख्या बढ़नी है। तो मैंने आपके सामने विधि आयोग की रिपोर्ट और इसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे कायम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मानवर मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सामाजिक संरचना में ये काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, और महात्मा गांधी ने इसी को यूनाइट किया। और एक उनका प्रसिद्ध भजन है, रघुपत राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आज अगर उस आज़ादी के दौर में ये हो रहा हो कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए और उसके बाद उसका परिणाम होता है दंगे, फसाद, उत्तेजना, और जो बात मैंने कही मैंने आंकड़ों सहित साबित कर दी कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तब इस राज्यसभा का या सरकार का दायित्व क्या है? वो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक संकल्प ले। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो कानून में आवश्यक तो संशोधन करें। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे सामने ज़्यादातर राजनीतिक लाभ लेने के लिए Siri, you need some more time? Okay, 1 minute more. की वजह से हो रही हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रही। तो मेरा सुझाव है कि जो लोग हेट स्पीच दें उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए, और ख़ास तौर से जो संवैधानिक पदों पे बैठे हों, अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्चल मन से, बहुत स्पष्ट करते हुए चिंता अपनी व्यक्त की है हेट स्पीचेज पे, और अपील की है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति न चले, बल्कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर हम चलें। मानस रंजन मंगराज डिमांड फॉर completion of coastal highway projects in Odisha. Honorable Chairman, sir, Odisha has a coastline of about 480 km, which makes the infrastructural development of the coastal districts all the more important for the economy of the region. The central government announced a coastal highway project
spanning 346 kilometers in 2015, connecting 7 coastal districts of Odisha. The project would have proved to be an important development in terms of promotion of trade, tourism, communication, and industry. However, there have been undefined delays in the development of the project. It comprised two parts, sir. One connecting Rameswar to Ratanpur and the other one connecting Ratanpur to Digha. It was to be developed under the 4 packages. Initially, the first 2 packages were cancelled without any defined reason on the part of the central government. After the clearance for the 2 packages, the project was stalled due to unavailability of environmental clearance from the Environment Ministry. However, the clearance for the same has been provided since August 2023. But there has been no headway made in the project yet by the central government. Thus, sir, through you, I would like to urge the central government to come up with a detailed project report, TPR, highlighting the status of implementation of the project. The central government needs to work towards completion of the Central Coastal Highway project as soon as possible, because 8 years have already passed since the announcement of the same and no significant development has been made as of now. Thank you, sir. धन्यवाद मानस रंजन जी. माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी need to address the problem of preparing Aadhaar card for differently abled citizens. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक विकट स्थिति बनी हुई है. दिव्यांग नागरिकों के हाथ के अंगूठे, उंगलियां तथा आँखों के न होने के कारण आधार कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है, जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, राशन, पेंशन इत्यादि सरकारी योजनाएं जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई, उनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है. वर्तमान में हमारे देश के कुछ महानगरों में ही फेस रीडिंग के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है. परंतु देश के कोने कोने में निवास करने वाले दिव्यांगजनों की पहुंच इन महानगरों तक नहीं है. इसलिए दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजन आज भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं. कुछ दिव्यांग भाई बहनों के आधार कार्ड बन भी जाते हैं तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं. माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में समय समय पर देश के सामाजिक लोगों के द्वारा मांग की जाती रही है कि सरकार द्वारा इन दिव्यांग नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान के जरिए इनके आधार कार्ड बनाए जाना चाहिए, ताकि मेरे इन गरीब भाइयों और बहनों के विकास की इस बहती धारा से वंचित न होना पड़े. इसलिए सरकार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को इन दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष तकनीकी विकसित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए, ताकि उनके आधार कार्ड बनवाने में आसानी हो सके. नई तकनीकी विकसित करने से मेरे इन भाइयों और बहनों को बायोमेट्रिक या अन्य माध्यम से मिलने वाली सरकारी सहायता लेने में भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इनको रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भी निजात मिलेगी. माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर इन दिव्यांग भाइयों और बहनों की पहचान की जाए और उनके आधार कार्ड विशिष्ट प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा विशेष तकनीकी के माध्यम से बनाए जाना चाहिए. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजनों के प्रति एक विशेष स्नेह है, इसलिए उन्होंने 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है. माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जिन दिव्यांग नागरिकों के हाथ के अंगूठे, उंगलियां तथा आँखों में किसी प्रकार का विकार होने के कारण या किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाने के लिए सरल विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके. यही मेरा अनुरोध है. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी. Now Dr. K. Lakshman need to protect ancient monuments and archaeological sites at the holy shrine Tirumala. Please. Thank you, sir. Sir, Bharat is the oldest living civilization in the world.
Indian culture and traditions are closely linked to Sanatana Dharma, whose edifice is the plethora of temples and monuments across the nook and corner of India. Tirumala is supposed to be the world's largest holy and spiritual place covered by 7 hills, which consists of ancient monuments, temples and mandapas constructed during the regime of Chola, Pallava, Vijayanagaram and Yadava kings. But recently, unfortunately, the TTD demolished this ancient Parveta Mandapa at Tirumala, which was in existence for more than 800 years, and constructed a new modern Mandapa with a new dressed granites. TTD is also trying to demolish Padala Mandapam at Alipiri in Tirupati, sir. Instead of demolishing such monument structures, age-old, which has got the historical, spiritual and archaeological authenticity, in consultance with opinion taken from ASI, I urge the concerned authorities to view the matter very seriously. Because the devotees of this Venkateshwara Swami, Lord Venkateshwara temple, are not only from Andhra Pradesh alone, and throughout the country, thousands of devotees, they come and they pay these things, sir. And unfortunately, this historical and cultural traditional importance of these ancient temples in and around Tirumala and Tirupati of national importance rather than regional importance, they are being now diverted also. Even the funds of TTD are also being diverted to the local Tirupati municipality. This being a year of election year, now the funds of the devotees which have donated the funds for expansion of Sanatana Dharma or even development of the temple, but these funds are being diverted, sir. I urge the concerned authority and the government to do the matter seriously, because the feelings of the devotees and the feelings of the Sanatana Dharma people are being hurt. Thank you very much, sir. धन्यवाद डॉक्टर के लक्ष्मण जी. माननीय डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, कंसर्न ओवर वैंडलिज्म एट सरहिंद रेलवे स्टेशन. धन्यवाद महोदय. आज आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया. मैं आज सदन के सामने एक संवेदनशील मुद्दा रखना चाहूँगा जो हमारी देश की लाइफलाइन रेलवे से जुड़ा हुआ है. मैं पंजाब से आता हूँ और पिछले महीने पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने ट्रेन कैंसिल होने पर, अचानक कैंसिल होने पर पथराव किया और स्टेशन को भी डैमेज किया. ये समस्या सिर्फ पंजाब की ही नहीं है. कुछ दिन पहले सूरत में, गुजरात में भी स्टैम्पीड हुआ क्योंकि वहाँ ओवर क्राउडिंग था. और ऐसी बहुत सी घटनाएं भी देखी गई जब वंदे मातरम पर या बाकी और ट्रेनों पर पथराव किया गया. तो ये विषय चिंताजनक है और रेलवे की और यात्रियों की सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करता है और इससे रेल हादसा बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं. यदि आंकड़ों में देखा जाए तो पिछले 4 वर्षों में 1360 करोड़ की रेलवे की संपत्ति का इस तरीके से नुकसान हुआ है. अब हम जब इसके कारणों पर जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो समझ आता है कि रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के अभाव में यात्रियों में गुस्सा आता है और वो इस तरीके से निकलता है. हालांकि गलत है, पर इस तरीके से निकलता है. एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा. हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए 1916 में दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया. लेकिन इस कानून की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ कहीं उड़ती हैं तो वो रेलवे स्टेशन पर उड़ती हैं. हमारे कितने रेलवे स्टेशन हैं? हजारों रेलवे स्टेशन में कितने मुट्ठी भर रेलवे स्टेशन होंगे जो डिसेबल्ड फ्रेंडली होंगे. लिफ्ट की सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम की सुविधाएं नहीं है, वेटिंग रूम की सुविधाएं नहीं है और कई बार ट्रेन या तो आगे रुक जाती है, पीछे रुक जाती है और जो यात्री पैनिक में चढ़ते हैं और उससे भी हादसे की संभावना बढ़ती है. सर्दियों का मौसम आ रहा है, ट्रेन से लेट भी होंगी और भी समस्याएं आएंगी, तो उसमें हम क्या सुविधाएं यात्रियों को देने जा रहे हैं. इन सब बढ़ते हुए केसेस और कम फैसिलिटीज़ के लिए मैं सभी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि हम तोड़फोड़ ऐसी और घटनाओं को रोक सकें. और महत्वपूर्ण है क्योंकि
रीडेवलपमेंट प्लान चल रहा है, अपग्रेडेशन प्लान चल रहा है रेलवे स्टेशन का, तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन इस प्लान में शामिल किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। नाउ ऑनरेबल श्रीमती वंदना चौहान नीड टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोग्राम। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to raise a very important question. So the Ayushman Bharat, the PMJ, is a flagship program of the government. This noble initiative, sir, strives to give a comprehensive health coverage to the poor and vulnerable. But in spite of 5 years, sir, from the starting of the program, there still suffers several challenges which this entire Yojana faces. Low level of awareness, uneven distribution of empaneled hospitals, shortage of healthcare infrastructure and equipment, shortage of doctors and other human resources. So the empaneled private hospitals also have certain issues which they voice to many of us Member of Parliament. Reimbursements, delay in payments, complaints of low package rates and cumbersome process and procedures. Some very, very serious issues, sir, regarding the implementation have come to the fore after a CAG report on the performance audit of the Ayushman Bharat Yojana was made. According to this report, sir, not only are there invalid names, unrealistic date of births of lakhs of beneficiaries, but issuance of duplicate PMJ IDs, ineligible households which have got registered as beneficiaries, to whom crores of money, sir, has already gone from the government coffers. Sir, in addition, the report reveals that the benefit of the scheme has got extended to people who are dead, shown to have availed treatment after such death. Patients shown as admitted in multiple hospitals at one given time. Cases where surgeries were shown after discharge. Dates showing discharge before admission. And all these numbers, sir, run in thousands, if not lakhs, resulting in expenditure of several hundred crores, sir. Further, sir, shockingly, the report reveals that in all, as many as 9.85 lakh beneficiaries have been linked to the same mobile numbers which don't exist at all. All this, sir, resulting in crores of money being disbursed in contravention of the guidelines. The report also points out that some of the empaneled healthcare centers neither fulfill the minimum criteria of support system and infrastructure, nor conform to the quality standard criteria. In several, the mandatory compliances criteria as to fire safety measures, biomedical waste management, pollution control, even hospital registration certificates, sir, have not been followed. However noble the intention of this scheme, sir, PMJY is suffering from glaring irregularities and need to be amended at the earliest, or else this would tantamount to playing with the lives of the poor. Thank you, sir. Thank you, Vandana ji. Honorable Sri Iran Kadadi demand to organize a national level program on Kittur Rani Chennamma. ಧನ್ಯವಾದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮಹೋದಯ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎದುರು 1824ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯ ಹತ್ಯೆಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಅವರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪತಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ದತ್ತಕ ಪುತ್ರರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ವೀರ ವನಿತೆಯವಳು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ತದನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬಾರಿ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸೈನ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಉತ್ಸವ ನಂತರ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ಈಗ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಗತವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1824ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು 2024ಕ್ಕೆ ಅದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಆ 200ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 200ನೇ ಉತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. धन्यवाद माननीय श्री एरन कडाडी जी. नाउ श्री ऑनरेबल जोसेफ के मानी concern regarding rising coastal erosion along shores of Kerala. Thank you, sir. It is a matter of grave concern that requires immediate attention. The alarming increase in the coastal area of India, particularly along the shore of Kerala. This issue not only a threat to the environment but also to the livelihood of coastal communities. In India, about 7,560 kilometers of coastal line, and in Kerala, about 590 kilometers stretch of coastal line starting from Puva to Trivandrum to Talapadi in Kasaragod, and is one of the most densely populated land area in the country. According to the study by the National Center for Coastal Research, 33.6% of the Indian coastal line is vulnerable to erosion, and nearly 46% of Kerala's coastline is already affected. The statistics should not be viewed as a mere number, but warning of the impending crisis that looms of the state and nation. This coastal erosion is due to various factors such as climate change, unregulated human activities, inadequate coastal zone management, mining, and tourism. In Kerala alone, with over 11 lakh fishermen belonging to the economically weaker section, coastal erosion is rendering these families refugees in their own land. It is imperative that we recognize the urgency of the situation. Firstly, I implore the government to initiate a comprehensive coastal protection plan that leverages the latest scientific and technical advancements. Adequate financial allocation is crucial. The government must reflect its commitment in budgets, setting aside sufficient fund for coastal protection projects, community development initiatives, and research programs. There is a pressing need for comprehensive scientific study into the issue of coastal erosion along the Indian coast. Such a study will offer a detailed understanding of the regional variations, enabling the identification of high-risk zones and implementation of targeted measures for coastal protection. Sir, additionally, it will facilitate the integration of indigenous knowledge with advanced scientific insight, fostering a holistic approach. This comprehensive study stands as a crucial step towards preserving our coastal heritage, sustaining the livelihood, for fortifying the resilience of our coastal communities in the face of escalating environment challenges. I hope the government will take immediate action and address the crisis. Thank you, Jose Kemani ji. Mani Sri Sadanand Seth Tanawade, regularization of local passenger train number 7380 and 7379. Thank you, Chairman, sir. I beg to call the attention of the Minister of Railways to an important issue affecting the residents of Kolem, Kale and surrounding village in South Goa.
the prolonged cancellation of local passenger trains, specifically train number 07380 Vasco to Kolem and train number 07379 Kolem to Vasco. Due to ongoing railway doubling project from Kolem to Vasco has created severe challenges for the local population. The suspension of these trains has disproportionately impacted the daily lives of villagers, particularly students who rely on these services for commuting to educational institutions and employment opportunities. Despite persistent representation made by the local villagers to the South Western Railways, a resolution has not been reached. The absence of alternative transportation from Kolem to Vasco has led to significant hardship for students, workers, employees, and domestic passengers, while good trains operate seamlessly on the same route. Sir, I urgently request your intervention to address this matter. I appeal for the regularization of train number 07380 Vasco to Kolem and train number 07379 Kolem to Vasco without further delay. Thank you, sir. धन्यवाद श्री सदानंद तनावड़े जी. Honorable Srimati Geeta Elias Chandraprabha, demand to establish industrial units in Aurora and Etawah districts of UP. धन्यवाद महोदय. उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया एवं इटावा भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. लगभग उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित इन स्थानों से मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों की सीमा बिल्कुल निकट है तथा उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में स्थानों पर सरलता से पहुंचा जा सकता है. दोनों जनपद देश के प्रमुख रेल मार्ग से एक हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से अनेकों एक्सप्रेसों से अच्छी तरह से जुड़े हैं. जनपद औरैया में भारत सरकार के उपक्रम गेल एवं एनटीपीसी भी स्थित है. महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान पर स्थित होने तथा रेल व सड़क मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्ट होने के कारण इन दोनों जनपदों में अभी औद्योगिक विकास की अनेकों संभावनाएं हैं. दोनों जनपदों की औसत साक्षरता दर देश और प्रदेश की औसत साक्षरता दर से अधिक है. रोजगार के अवसर कम होने के कारण वहां के प्रतिभाशाली युवा अनेकों शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं. अतः दोनों जनपदों एवं आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जनपद के संपूर्ण विकास के लिए या एक्सप्रेस एवं रेल मार्ग के किनारे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अति आवश्यक है. अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर वहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद माननीय चंद्रप्रभा जी. माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, डिमांड फॉर फ्लाईओवर ऑन NH31 इन बेगूसराय. उपसभापति महोदय, यह मांग जो नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और राकेश जी प्लीज स्पीक ऑन द टॉप. वर्षों में मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया है जो एक अभूतपूर्व है और देश के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है. इस संदर्भ में बिहार के बेगूसराय में जो नेशनल हाईवे 31 गुजर रहा है उसमें एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो फ्लाईओवर एक ट्रैफिक चौक तक ही आता है. यदि उसे खातोपुर यानी कुछ मीटर्स आगे बढ़ा दिया जाए तो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम हो जाएंगी जो आशंका जताई जा रही है. दूसरा, उसी NH31 पर बलिया में पावर हाउस से यदि जानीपुर तक एक फ्लाईओवर बनाया जाता है तो लोग सुरक्षित रहेंगे. यह इस संदर्भ में मैं उठा रहा हूँ कि पैदल चलने वालों का एक प्राकृतिक और मौलिक अधिकार होता है. जब नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है तो उन स्थानों पर छोटे छोटे व्यापारी, फल विक्रेता और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहले से स्थित होता है. उसके कारण जो आंकड़े आते हैं, जितने पैदल चलने वाले लोग होते हैं उसमें 31% व्यावसायिक कारणों से चलते हैं और जो रोड पर एक्सीडेंट्स हो रहा है उसमें 58% एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं पैदल चलने वालों का हो रहा है. भारत में ये आंकड़ा
लगभग 32,825 है 2022 का, और ये ग्लोबल ट्रेंड है। पूरी दुनिया में 1.2 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं। अमेरिका में 2022 में 7,500 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो 77% की वृद्धि है 2010 की तुलना में। भारत में भी यह वृद्धि लगातार हो रही है। इस संदर्भ में मैं मांग करता हूं कि इन 2 फ्लाईओवर की मांग करते हुए मैं एक सामान्य संदर्भ में कहता हूं, जहां भी सड़क का चौड़ीकरण हो, विस्तारीकरण हो, वहाँ स्थानीयता को सुरक्षित रखा जाए। यानी स्थानीय लोग जो पैदल यात्रा करते हैं, कन्वेंशनल तरीक़ों से चलते हैं, बैलगाड़ी, टमटम या घोड़ा गाड़ी, उनके अधिकारों को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चूँकि नेशनल हाईवे बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, इसमें स्थानीय लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि बेगूसराय NH 31 पर वह जो पावर हाउस खातोपुर तक ले जाया जाए फ्लाईओवर को, और दूसरा फ्लाईओवर बेगूसराय के ही बलिया में पावर हाउस से लेकर जानीपुर तक बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राकेश जी। डॉक्टर प्रशांत नंदा, request to start medical coach facility for serious patients in trains. Thank you, sir. Through you, I would like to draw the kind attention of Minister of Railways. And I am talking about the trains running more than 18 hours from one to the end. सर, इसके बारे में ज़्यादा बोलने से पहला तो ये मैं बता दूं, मेरा एक पहला अनुभव है। while I was coming to दिल्ली बाय राजधानी, कानपुर जब पास हो गया, then there is only one stoppage, that is at दिल्ली। So क्या हुआ, एक 38 years का लड़का, उसको स्ट्रोक आया तभी, और we could find out a doctor from there, but he couldn't help। बोला एक अगर ऑक्सीजन होता तो मैं इसको ज़िंदा रखता। लेकिन आपको सुन के ये ख़राब लगा होगा, मुझे भी बहुत ही ख़राब लगा कि उस 38 इयर्स का जो युवक है उसने दम तोड़ दिया। खाली यही एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना के बाद almost all the children, they are prone to deficiency of oxygen। अब जब ट्रेन में जा रहे हैं, उनके माँ बाप भी जानते हैं इसको नेबुलाइजर की ज़रूरत है, और नेबुलाइजर लेके भी आते हैं, लेकिन वो नेबुलाइजर काम नहीं करता है, क्योंकि 110 DC में जो करंट आता है बगी में, वो नेबुलाइजर उधर काम नहीं करता है। उसके बाद ये भी होता है, ये ज़्यादा करके कोरोना के बाद ये होता है कि इमीडिएटली सोडियम डेफिशिएंसी हो जाता है, और उसको एक सलाइन की ज़रूरत है तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन वो सलाइन वो पाने से पहले वो दम घुटता है। तो थ्रू यू आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, who is also very much concerned about the passengers, and he will definitely take this note and will do something, that all these trains which are running for more than 18 hours should have a special coach medical van, where there should be at least 2 ICU, 1 ventilator, and oxygen, and other things, along with the doctor and nurses. I think this will be accepted by all my members, learned members, which is very, very necessary, and it is high time for us to think about it. And I hope the way the railway minister is working, he will definitely take note of this particular request of mine. Thank you very much. Thank you. Your time is जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, काइंडली दे सेंड देयर नेम ऑन द टेबल प्लीज। श्रीमती रंजीत रंजन, कंसर्न ओवर निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन आवर यूथ। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से, जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर, और काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं
अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊँगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियाँ थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे, सभापति जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। ये इतिहास को एक गैंगवार में, दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ, या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है, और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ तक अर्जन वैली का सवाल है सभापति जी, हरि सिंह नलवा जो कमांडर इन चीफ थे सिख फौज के, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका बेटा था अर्जन सिंह नलवा, जो पाकिस्तान के गुजरात से, वो जब पूरा इंडिया हमारा एक साथ था, और उन्होंने कई मुसलमानों को 1947 में बचाने का काम किया था। इस उच्च कोटि के इतिहास को आप एक गैंगवार में, आप उस गाने को बैकग्राउंड में दिखा के, जो हमारी धार्मिक आस्था को भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करवाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, वो जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, उन डाडी फोक, एक डाडी फोक होता है जिसके तहत आप एक फोक सॉन्ग के तहत अपनी फौज को जोश पैदा करते हैं। सर, मेरा एक ही सवाल है, 30 सेकंड माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर, थैंक यू सर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है, और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है? ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। माननीय श्री विवेक के तनखा, कंसर्न ओवर शॉर्टेज ऑफ इमरजेंसी बेड्स इन एम्स दिल्ली। सर, मैं आपकी परमिशन से पब्लिक हेल्थ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एम्स एक ऐसा अस्पताल है जिसके प्रति लोगों की बहुत आस्था है, और दूर दूर से पेशेंट्स जो पीड़ा में रहते हैं एम्स आते हैं, क्योंकि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। क्योंकि इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल तो वेरी एक्सपेंसिव, वेदांता जाना या कहीं भी जाना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट्स भेजता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल मिशन से बहुत कनेक्टेड हूँ, और मैं देखता हूँ कि रोज़ करीब 250 लोग एम्स की इमरजेंसी में जाते हैं, एंड दीज आर ऑल वेरी सिक पीपल, मतलब काफ़ी बीमार होते हैं तभी आदमी एम्स जाएगा, और उसमें से मुश्किल से 82 बेड्स आर अवेलेबल फॉर इमरजेंसी। 150 आदमी जो हु इज़ वेरी वेरी सीरियस इज़ आउटसाइड विद हिज फैमिलीज। मेरे को लगता है कि इट्स टाइम हैज़ कम कि हमको सोचना चाहिए एम्स की फैसिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि आप इसको रोक नहीं पाओगे। ये पब्लिक एक्सपेक्टेशन है पब्लिक हेल्थ की। नंबर 2, फैसिलिटी बढ़ाने के बाद मेक एन एफर्ट कि इन पेशेंट्स को क्या हम कहीं और भेज सकते हैं फॉर द सेम ट्रीटमेंट, उसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट को एक्टिवली करनी चाहिए। 2 बातें और, आपने ऑनलाइन फैसिलिटी रखी है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इमरजेंसी। अब ऑनलाइन में आप जो सीरियसनेस है वो उतनी बता नहीं सकते, तो डॉक्टर्स को भी एकदम से आभास नहीं होता कि इन सब ऑनलाइन पेशेंट्स में जो 250 हैं उसमें से किसको सेलेक्ट करें। दे हैव टू सी देम। सो इट इज़ वेरी डीह्यूमनाइजिंग, मतलब वहाँ जाते हैं
all serious patients, and especially after COVID, jab heart attacks have become so common, and for young people also, sir, for more than 5,000 young people have died of a heart attack. तो मेरा ये कहना है कि somewhere we'll have to dehumanize this whole process, make it people friendly, facilities मिल जाएं, और last एम्स के डॉक्टर्स आर द बेस्ट इन इंडिया सर. इनकी बहुत डिमांड है सब अस्पतालों में. जब ये रिटायर होते हैं या इवन बिफोर रिटायरमेंट, एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल वांट्स टू टेक देम ऑन बिग पैकेज. इनका रिटायरमेंट एज 65 से 70 के लिए प्रपोजल बहुत दिन से पीएमओ में पेंडिंग है. आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि उसको बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री. थैंक यू सर. थैंक यू. श्री विवेक तनखा जी. Honorable Dr. Kanimoji NVN Somu, concern over continuing harassment due to spam calls and SMS despite TRAI regulations. Thank you, Chairman, sir. Sir, the Telecom Regulatory Authority of India has developed the National Do Not Call Register in India in 2007. In spite of the TRAI regulation, there has been an increase of spam phone calls and SMS on a massive scale. The government's role in regulating measures to curb these calls has not been effective. Usually these types of calls come between 2 to 5 when the old people are sleeping at home. It wakes up as an alarm for them and they really get disturbed. The issues of this unregistered telemakers is rampant and unyielding. Around 75% of the people registered in the regulators of TRAI's Do Not Disturb DND list receive unwanted SMS, which is evident from many studies, out of which 9,252 people who responded to the poll, 51 stated that they received calls relating to selling financial services, and 29 said they received calls relating to selling real estate, including credit card solicitation. Access to all these customer contacts is a basic breach of privacy. There is a pressing need to have a preventive framework other than just filing complaints through the TRAI. I urge the Telecom Department to take immediate action to the following: to curb the unsolicited calls and SMS in spite of TRAI regulations or DND registration, to manage the operations of unregistered telemarketers after introducing blockchain-based technology, steps taken to address existing errors in complaints mechanism of TRAI. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Mani Shri Kanak Medla Ravindra Kumar ji, requesting to conduct the rescue operation and demand for financial assistance to cyclone-affected farmers and other victims. Thank you, Chairman, sir. I may be permitted to speak in Telugu. I have already given. Please. Sir, Andhra Pradesh lo మిగ్జామ్ తుఫాను వల్ల దాదాపు శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి చిత్తూరు జిల్లా వరకు జరిగిన నష్టం 7,000 కోట్లకు పైగా ఉన్నది. భారీగా వర్షాలు, విపరీతమైన గాలుల వల్ల మొత్తం పంట అంతా దాదాపు 1,000 ఎకరాలలో ఉద్యాన పంటలు, ఇతర పంటలు కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయినాయి. ఏలూరు, అనకాపల్లి, బాపట్ల, అల్లూరు సీతారామరాజు, గుంటూరు, పల్నాడు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఇతర జిల్లాల్లో మొత్తం భారీ వర్షాలు కురవటం వలన పూర్తిగా పంటలు డ్యామేజ్ అయినాయి. ఈ డ్యామేజ్ అయిన సుమారు వీటన్నిటిని డ్యామేజ్ని పట్టించుకోవటం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందించడానికి విజ్ఞప్తి చేయటమైంది. ఎందుకంటే ప్రాథమికంగా కనీసం 2,500 కోట్లు రైతులకు విడుదల చేసి పరిహారాన్ని చెల్లించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సౌకర్యాలు, ఎటువంటి రిహాబిలిటేషన్ సౌకర్యాలు కూడా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అక్కడేమీ చేపట్టడం లేదు. దానివల్ల రైతులు చాలా ఇబ్బందికి గురి అవుతున్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళకి కావలసినటువంటి భోజన సదుపాయాలు, ఇతర సదుపాయాలు కూడా లేక తుఫాను బాధితులు కకావికలమవుతున్నారు. అయినా ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి సహాయం కూడా ఈ రోజుకు కూడా తుఫాను బాధితులకు అందలేదు. రైతులు అందరూ కూడా పంట తీవ్రంగా నష్టపోయి పరిహారం అందక, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోక, ఎటువంటి పునరావాస కేంద్రాలు నెలకొల్పక పూర్తిగా నష్టపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా దీనావస్థలో ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితులను కనుక చూసిన తరువాత ఇదే పరిస్థితి కనుక కనుసూరినైతే కనీసం రేపొద్దున ఉండటానికి ఇళ్ళు కూడా లేవు.
దెబ్బతిన్న ఇళ్ళకి ఆఖరికి పశువులకు మేత కూడా ఇవ్వకుండా పూర్తిగా నష్టం జరుగుతున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకుని ప్రత్యేకమైన జీవోలు ఇచ్చి ప్రత్యేక సహాయం చేయవలసి ఉంది. గతంలో హుదూద్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు, తిత్లీ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పరిహారాలను కూడా ఈ రోజు కూడా అందజేయలేదు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సరిచేసి పరిహారం ఇచ్చి వెంటనే తుఫాను బాధితులని, ముఖ్యంగా రైతులని ఆదుకోవాలని, పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరటమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. धन्यवाद माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी. Now Dr. L. Hanumanthaiah, concern over rising atrocities against Dalits. Sir, thank you very much, Deputy Chairman, sir. Sir, I stand before this august house with heavy heart, compelled to address the pressing, painful issue that demands immediate attention of this government and of the society. Sir, the NCRB report reveals a disturbing truth of 13% rise the atrocities on Dalits in 1 year. Sir, they are also called as Hindus, and the society says all Hindus are one, but the statistics reveal that in 2020, 50,291 atrocities have taken place on Dalits. 2021, 50,900, which is increased. 2022, it is 57,582. This increasing trend shows that how we are treating our own fellow brothers in this country. Sir, the top 3 states are UP, 15,368 incidents, Rajasthan, 8,752, Madhya Pradesh, 7,733. These are all the top 3 states. And no state is going behind on this issue, sir. Sir, the women are the worst hit in this. Among the leads, the women are the vulnerable. And they succumb to the atrocities like rape, naked parade, destroying their self-respect and modesty. And there also, sir, the statistics says in 2021, 3,893 rapes have been done. In 22, that rapes have been increased to 4,252, sir. Sir, the sexual harassment on Dalit women, in 2021 it is 932, and in 22 it is 1,022. Sir, assaulting on their self-respect, cases reported in 2021 is 2,000, and in 22 it is 2,167. Totally 7,756 women in 2021, and sir, the latest 343 naked parade was done on the women of this country, sir. Sir, this is really, even today, sir, I read the paper. It is reported in Tirunelveli district, a scheduled caste boy was murdered because he had a love with an upper caste girl. It is not his mistake, but it is called by the press and other media as Maryada Hatya. This Maryada Hatya is going on across the country. Please, conclude. Thank you. Thank you. Thank you, Ramanji. माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव, need to impose uniform civil code in the country to maintain communal harmony. माननीय हरनाथ सिंह यादव उपस्थित नहीं हैं. माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास, need to end deaths due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks. Submission is need to end death due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks. So recently, 4 migrant workers from Bihar died while cleaning a septic tank in Surat, Gujarat. The union government has stated that there have been no deaths due to manual scavenging in the country. However, the government's own data states that over 300 people have died in the last 5 years due to accidents while undertaking hazardous cleaning of sewers and septic tanks. Manual scavenging has been prohibited
in India since 2013. However, the Dalits and the tribals are forced to take up these jobs mainly due to poverty and lack of employment elsewhere. The historical repression and marginalization of these groups still exists, leaving them no other resource to earn a living. The government needs to take urgent measures to ensure that no person should have to demean themselves by cleaning sewers and septic tanks manually. The law should be enforced strictly in this regard, especially for private firms who employ such persons on a per diem basis, so it does not show on their rolls, often without providing any protective gear. The technological solutions need to be enhanced, and mechanical desludging and use of robots needs to become the norm. The self-employment scheme of rehabilitation of manual scavengers need to be revived, and besides the one-time cash component, emphasis needs to be put on skilling and providing soft loans to enable them to carve out an alternative means of earning livelihood or other careers. We must ensure dignity of life and livelihood for every Indian citizen. Thank you, sir. Sri Anil Prasad Hegde. Thank you, Chairman, sir. I want to speak on an important issue of demanding prohibiting the use of all bannable pesticides immediately by prohibiting its production, import, export, and marketing and use of in India. Sir, there are enough research reports about the havoc being caused by herbicides world over. The issue is much bigger, in fact. India continues to have nearly 150 pesticides that have been banned or disallowed in one or more countries elsewhere. There is large body of scientific evidence both on the ill effects of synthetic pesticides as well as about positive impacts of organic and natural farming, sir. I welcome the Prime Minister urging farmers to give up toxic chemicals and save the Mother Earth. But it is unfortunate that deadly chemicals like monocrotophos, etc., are not being banned by the Minister of Agriculture. So in May 2020, Government of India published a draft ban order on 27 hazardous pesticides that too, after consulting the pesticides